हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ पिछली क्लास में जुड़े हुए थे उनको पता है, पिछली हमने जो क्लास थी उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा और मोशन के बारे में जाना कि चीज़ों को हम कब कहते हैं कि कोई आराम में है यानी रेस्ट में है या फिर कोई गति में है यानी मोशन में है। उसके साथ साथ हमने 3 इक्वेशंस को पढ़ा, सूत्रों को पढ़ा जो फॉर्मूले हमारे किस में मदद करते हैं और हमारे सवालों को हल करने में मदद करते हैं जो मोशन से जुड़े होते हैं। जब हम बात करते हैं फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की, तो आपको यह समझना ज़रूरी है। अगर भौतिक विज्ञान का मैं सबसे पुराना भाग की बात करूं, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी अपने आप में कई हिस्सों में बटा हुआ है, अगर उसके सबसे पुराने हिस्से की मैं बात करूं तो वो मैकेनिक्स है। अब जो ये मैकेनिक्स है इसकी जो शुरुआत हुई ये 16वीं सेंचुरी से भी पहले की बात है और हम आमतौर पर मैकेनिक्स से अपने आमतौर की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते ही हैं, ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि बाकी का जो फिज़िक्स का दूसरा पार्ट है आप उसको इतना ना समझ पाएँ अपने आसपास के वातावरण में, लेकिन मैकेनिक्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैकेनिक्स होती क्या है और किस तरीके से काम करती है ये आज हम लेक्चर में समझेंगे। और मैकेनिक्स को लेकर यानी मोशन की अगर हम बात करें, गति की बात करें, तो न्यूटन्स के क्या सिद्धांत थे, तो हम उन न्यूटन्स के सिद्धांतों पे बात करेंगे और हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे और उन पे विचार करेंगे कि वह न्यूटन के सिद्धांतों को मानती हैं या नहीं मानती हैं। तो आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, अपने इस पाठ्य की शुरुआत करते हैं जिसमें हम न्यूटन्स के सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो उसने मोशन को लेकर बोले, गति को लेकर बोले, चाल को लेकर बोले। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। तो आज की जो चर्चा है वह बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करें 1687 में 1687 में न्यूटन जो थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी, प्रिंसिपा में गति का नियम वर्णित किया, यानी उस बुक का नाम था प्रिंसिपा, जिसके अंदर उन्होंने जो हमारे सिद्धांत थे मोशन के उनका वर्णन किया, उनका उल्लेख किया। और न्यूटन को ही हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। अगर भौतिक विज्ञान का अगर हम पिता किसे कहते हैं तो हम न्यूटन को कहते हैं। केमिस्ट्री में हम किसे कहेंगे, लुबाइजर को कहेंगे। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक करके न्यूटन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो उसका जो पहला सिद्धांत है वह क्या है? एक शरीर अपने विश्राम स्थिति में या सीधी रेखा में समान गति में रहता है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। अब आप इसको समझिए। ये पेन क्या है? ये रेस्ट में है, विश्राम की स्थिति है। मैंने यहां से बल लगाया, अब ये किस में हो गया? मोशन में हो गया। तो जो कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वह तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। क्या हमने बोला? कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी तब तक विश्राम स्थिति में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता। या फिर मान लीजिए कोई बॉडी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन यानी किसी समान गति से चल रही है और उसके ऊपर पीछे से आके एक फोर्स लगा, तो उसकी गति में भी जो है असर पड़ेगा। या तो वो कम हो सकती है, अगर विपरीत हमने दबाव दिया, विपरीत बल लगाया तो कम हो सकती है, और उस गति के सहायक बल लगा दिया तो वह बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु या तो अपनी विश्राम स्थिति में रहेगी या वह अपनी समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जाता। और इसको हम बोलते हैं इनर्शिया का कानून या इनर्शिया का सिद्धांत। और यह हमारा गैलीलियो का भी सिद्धांत है। गैलीलियो ने भी हमारा इनर्शिया का सिद्धांत दिया था। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने न्यूटोनियन यांत्रिक की नींव रखी, यानी जो हमारा गैलीलियो था 17वीं शताब्दी में उसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो है गणना करी, विच इज सिंगल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस, जहाँ से हमें पता चला कि इस जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, यहाँ से जो आज की साइंस है उसका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं।
न्यूटन का पहला नियम निम्नलिखित दो भागों में समझा जा सकता है, यानी डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया और डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी इनर्शिया की परिभाषा क्या है और बल की परिभाषा क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु या तो अपनी विश्राम स्थिति में रहेगी या अपनी जो है समान चाल में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो इसी को हम इनर्शिया का कानून बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, इनर्शिया क्या है और बल क्या है, तो हम अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इनर्शिया की, तो हमने पहले भाग में देखा जो न्यूटन का जो पहला नियम है जो इनर्शिया की परिभाषा देता है। अब कैसे परिभाषा देता है? जिसके अनुसार कोई वस्तु स्वयं अपनी स्थिति को नहीं बदलती। यानी इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है वह अपनी स्थिति को नहीं बदलेगी। ध्यान से देखिए इस पेन को दोबारा। क्या यह पेन अपनी स्थिति बदल रहा है? क्या ये स्वयं में इतना सक्षम है जो अपनी स्थिति बदल दे? नहीं, बाहरी बल आएगा और इसकी स्थिति बदलेगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु विश्राम स्थिति में है तो वह विश्राम स्थिति में ही रहेगी, और यदि वह किसी दिशा में चल रही है तो वह उसी गति से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल, बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो आप इसको दोबारा समझिए। यदि कोई वस्तु विश्राम स्थिति में है या यदि कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही है समान गति से, वह अपनी स्थिति में तब तक रहेंगी जब तक उन पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। और यही न्यूटन का पहला नियम है, पहला सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इनर्शिया एक प्रत्येक शरीर पर अंतर्निहित संपत्ति है। यानी हर एक बॉडी के अंदर इनर्शिया है। समझ रहे हैं? इसके अंदर भी इनर्शिया है, इसके अंदर भी इनर्शिया है, इसके अंदर भी इनर्शिया है, कॉपी के अंदर भी इनर्शिया है। तो जो भी वस्तुएं हैं उन सब में इनर्शिया है, जिसके विरुद्ध वह अपना विश्राम की स्थिति या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने पर प्रवृत्त रहता है। यानी अगर इनर्शिया नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता, हर कोई फिर मोशन में होता। हर एक के पास इनर्शिया है, इसीलिए वो अपनी स्टेट को, अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। इनर्शिया जो है वो बॉडी के द्रव्यमान के कारण होता है। यानी इनर्शिया की संपत्ति जो है, यानी जो इनर्शिया है वो जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसके द्रव्यमान के कारण होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है, इन्हें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जितना अधिक द्रव्यमान होता है उतना ही अधिक शरीर की जड़ता होती है। यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कैसे? इस पेन का मास बहुत कम है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बल लगा के इसको अपनी जगह से हिला देता हूं या अपनी जगह से इसका बदलाव कर देता हूं। यही एक भारी वस्तु होता तो मुझे उस पर बल ज्यादा लगाना होता। तो बल अगर आपको जहां ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए उस बॉडी का, जो उस वस्तु है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है और द्रव्यमान के साथ साथ उसमें इनर्शिया भी ज्यादा है। इस प्रकार हल्के शरीर की इनर्शिया भारी शरीर की तुलना में कम होती है। तो जो हल्के शरीर की इनर्शिया है वह भारी तुलना में कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं द्रव्यमान जो है इनर्शिया का माप है। यानी द्रव्यमान से हम इनर्शिया के बारे में पता लगाते हैं। अब न्यूटन का पहला नियम जो अभी हमने बात करी इनर्शिया को लेकर, अब उसके उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए क्रिकेट की एक गेंद टेनिस की गेंद से अधिक भारी होती है। तो अब हमने बोला कि जो क्रिकेट की गेंद है वो भारी होती है टेनिस की गेंद से। ये तो सच बात है। जब दोनों गेंद को समान बल और समान समय पर धकेला जाता है तो क्रिकेट की गेंद की गति टेनिस की गेंद की तुलना में कहीं अधिक कम होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप दो अलग भार की वस्तुओं पे एक समान बल लगाएंगे तो जो भारी वस्तु है उसकी गति कम होगी और जो हल्की वस्तु है उसकी गति अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं। इन केस व्हेन, यदि वह समान वेग के साथ चल रहे हैं। अब मान लीजिए
अब हमने यही बोला, अगर वह समान वेग के साथ चल रहे हैं तो क्रिकेट की जो बॉल है जिसका द्रव्यमान अधिक है वह टेनिस की तुलना रोकना अधिक कठिन होगा। देखिए अब ये क्या हमने बात करी, यदि वे समान गति के साथ चल रहे हैं तो क्रिकेट की बॉल जिसका द्रव्यमान अधिक है को टेनिस की बॉल की तुलना में रोकने में अधिक कठिन होगा। इसके पीछे का रीजन होता है मोमेंटम। देखिए एक गाड़ी, एक ट्रेन है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। वहीं एक कार है, यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास मास है, द्रव्यमान बहुत अधिक है, उसकी वजह से इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका जो मास है यह कम है, यह बहुत ज्यादा है, तो इसे रोकना आसान है। क्या यहाँ तक आप बात समझ में आया? ये सब हो रहा है मोमेंटम की वजह से। तो ये जो बातें हैं इनको आपको समझना है और इनको समझकर आपको चलना है, तभी आप सीख पाएंगे जो हमारे जो फिजिक्स है तो वो किस तरीके से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया के दो प्रकार होते हैं। अब इनर्शिया के कौन से प्रकार हैं पहले आप उन्हें समझिए। पहला होता है इनर्शिया आराम का, यानी विश्राम का इनर्शिया, विश्राम की इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है गति की इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने दो बात करी थी ना, आपको पहले नियम में याद है कि या तो कोई वस्तु आराम स्थिति में है, विश्राम स्थिति में है, या तो कोई वस्तु जो है गति में है या समान गति में है। तो जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तो या तो वो विश्राम से गति में नहीं आएगी, और दूसरा जो गति में है उसकी समान गति में परिवर्तन नहीं होगा जब तक बाह्य बल नहीं लगता। तो जो रेस्ट का इनर्शिया है, विश्राम का जो इनर्शिया है, जड़ता है, वो क्या है? यदि कोई वस्तु विश्राम में स्थित में है तो यह तब तक विश्राम स्थिति में रहेगी जब तक कि इसकी विश्राम स्थिति को बदलने के लिए कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि व्हेन अ ट्रेन मूव फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग। अब देखिए जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो डिब्बे में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने में प्रवर्तित रखते हैं। ये आपने बस में भी देखा होगा। समझाता हूं मैं आपको। देखिए बस खड़ी है, ठीक है, बस खड़ी है, और ये जो आपके शरीर का जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बस के साथ जो है जुड़ा है, क्योंकि यहां से जो शरीर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन पैर से लेके आपके कमर तक ये जो है बस के साथ जो है फिक्स रहता है। तो अचानक बस ने आगे को धक्का दिया, एकदम बढ़ी, तो ये जो है ये तो आगे को बढ़ेगा, ये आपका जो है वहीं रहेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा पीछे की तरफ झटका आ जाता है, और एकदम रुकती है तो ये तो मोशन में, ये एकदम रुकेगा, लेकिन ये भी तो मोशन में है, इसको रुकने में होगा, इसलिए आप ऐसे हो जाते हैं। ब्रेक लगने पे आप आगे की तरफ आते हैं और चलने पे आप पीछे की तरफ आते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो आपका निचला धड़ होता है, जो निचला शरीर होता है कमर के नीचे का, ये उस बस, मेट्रो, ट्रेन, कोई भी वाहन कह लीजिए, उसके साथ मोशन में होता है। इसीलिए सीट बेल्ट आती है। अब समझिए सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं अभी एक सीट पे बैठा हूं और ये एक गाड़ी की सीट है। अब ये क्या है, ये सीट जो है गाड़ी के साथ जुड़ी है और ये चल रही है गाड़ी की समान गति में। जहां मेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है यह भी गाड़ी के ही मोशन में है और ये वाला धड़ भी गाड़ी के मोशन में है। अचानक से कोई सामने आ गया और एकदम ब्रेक मारे, देखिए ये तो रुक जाएगा क्योंकि ये तो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला शरीर है ये एक साथ नहीं रुकेगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है यहाँ। और एकदम इसको अगर आप फ्लेक्सिबल ना करके सीधा आप खड़ा कर देते या ये ऐसे मूव नहीं कर पाता तो ये भी जो हमारा शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है ये भी रुक जाता। होगा क्या, गाड़ी अचानक से रुकी तो नीचे वाला गाड़ी के साथ रुका, ऊपर वाला मोशन में है तो वो एकदम आगे की तरफ आता है। तो एकदम आगे की तरफ जो स्टीयरिंग व्हील है, जो डैशबोर्ड है गाड़ी का, उस पर सर लग सकता है,
आपको छाती पे चोट लग सकती है। इसीलिए सीट बेल्ट लगाया जाता है ताकि आपका ऊपर वाला धड़ भी जो गाड़ी की सीट है उसके साथ जुड़ा रहे। ये सब इनर्शिया है। आपने देखा इनर्शिया का कितना हम आम तौर की ज़िंदगी पे देखते हैं। इनर्शिया बहुत खतरनाक भी होता है। अभी मैंने आपको समझाया कैसे कि एकदम गाड़ी रुकेगी तो आपको चोटिल हो सकते हो, या बस एकदम रुकेगी तो आप किसी और के ऊपर गिर सकते हो। तो ये इनर्शिया होता है, इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए जब भी आप अपनी गाड़ी में जो है यात्रा करें। तो अब हम समझते हैं मोशन का इनर्शिया। यह इसलिए है क्योंकि यात्री का शरीर का निचला हिस्सा ट्रेन के संपर्क में होता है। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, यात्री के शरीर का निचला हिस्सा गति को साझा करता है, यानी उसी समान गति के साथ चलता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है नहीं चल रहा है, तो वो गति को साझा नहीं करता, इसलिए वो वहीं रुक जाता है और ये आगे हो जाता है। तो ये जो ऐसे था आपका शरीर, वो ऐसे हो जाता है और आप गिरने का जो है खतरा हो सकता है। इसलिए वह एक स्थान पर रहने की प्रवृत्ति रखता है। फलस्वरूप शरीर का निचला हिस्सा आगे बढ़ जाता है और ऊपरी हिस्सा पीछे रह जाता है, इसलिए यात्री पीछे गिरने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ऊपर जब भी आप खड़े रहें तो हैंडल को पकड़ें। उससे ये होगा कि आपका ये ऊपर वाला जो शरीर है यह भी गाड़ी के संपर्क में रहेगा, जिससे अगर गाड़ी में ब्रेक लगता है या गति में परिवर्तन आता है तो आप उसको संभाल सकते हैं। जब एक लटकी हुई कालीन, अब समझिए, एक जो कालीन है उसको आपने तार पे लटका दिया, छड़ी से मारा जाता है तो धूल के कण बाहर आने लगते हैं। देखिए क्या होता है, जब कालीन को आप लटका देते हैं और आप छड़ी से मारते हैं, यह कालीन है, देखिए ये कालीन है, इसके ऊपर धूल लगी हुई है, आपने छड़ी से मारा, छड़ी से, तो छड़ी के बल से कालीन थोड़ा सा पीछे हट गई और धूल के कण जो यहाँ थे वो यहीं रह गए। तो जैसे ही कालीन पीछे हटी, धूल के कण यहाँ हो गए, वो तुरंत गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि नीचे जो है गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ से धूल के कण हट गए। कारण यह है कि कालीन का वह हिस्सा जहाँ छड़ी मारी जाती है या छड़ी मारते हैं गति में आ जाता है और उस पर जमी धूल के कण विश्राम की जड़ता के कारण, यानी विश्राम में की इनर्शिया के कारण विश्राम की स्थिति में रहते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। कितना कमाल का है इनर्शिया। अब आपको समझ में आया इनर्शिया का हम किस तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कालीन का वह हिस्सा आगे बढ़ता है, धूल के कणों को पीछे छोड़ता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नीचे गिरते हैं। बहुत अच्छी बात। अब आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का इनर्शिया, गति की जड़ता। जड़त्व क्या है? एक शरीर जो गति की स्थिति में होता है उसे गति का जड़त्व कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है, ये गाड़ी है और इस गाड़ी पे मान लीजिए ये सवारी बैठी है, ये गाड़ी चल रही है ना, तो ये जो है इसका जो निचला हिस्सा है ये गाड़ी की गति में है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये भी गति में है। अचानक से रुका तो ये वाला तो रुक जाएगा और ये वाला नहीं रुकेगा, तो इसलिए ये इस तरीके से गिर जाता है। तो गति वह और यह उसी गति के साथ उसी दिशा में एक सीधी रेखा की गति की स्थिति में रहता है जब तक कि उसकी स्थिति बदलने के लिए उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो अगर कोई विश्राम स्थिति में है तो वह जब तक विश्राम स्थिति में रहेगा जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई गति में है वह तब तक गति में रहेगा जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जो समतल सड़क पर साइकिल चला रहा होता है वह तुरंत रुक नहीं जाता जब तक वह पैडल चलाना बंद कर देता है। बिल्कुल सही बात है। आप साइकिल चलाते हैं, आप पैडल चलाना एकदम बंद कर दीजिए। क्या आप एकदम रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपने साइकिल के पैडल से उसमें बल मिला है और वह धीरे धीरे जाकर रुकेगा, क्योंकि साइकिल की जो गति है, गति की जड़ता के कारण आगे बढ़ती रहती है, यानी जो मोशन इनर्शिया है उसकी वजह से वो आगे बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से जो घर्षण है
उसकी वजह से वो धीरे हो जाएगी। अगर घर्षण नहीं होता तो वह उसी मोशन में चलती रहती। आगे, एक व्यक्ति द्वारा एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर की ओर फेंका गया गेंद गति के जड़त्व के कारण उसके हाथ में वापस आता है। देखिए कैसे, आपने एक गेंद है, उसको फेंका, तो जैसे ही ट्रेन से आपने गेंद को ऊपर फेंका, ये भी मोशन में है, ये व्यक्ति भी मोशन में है। ये व्यक्ति यहाँ चली जाएगी, जो ट्रेन की गति है उसके साथ साथ ये भी यहाँ चला जाएगा और ये मिल जाएगा। वरना कायदे से अगर ये मोशन में नहीं होता तो गेंद कोई व्यक्ति यहाँ फेंकता तो ये व्यक्ति आगे बढ़ जाता और गेंद यहाँ गिर जाती, पर गेंद भी जो है गति में रहती है उस ट्रेन की। एक व्यक्ति अक्सर कूदने से पहले दौड़ता है। बिल्कुल, कूदने से पहले दौड़ते हैं। इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए, कारण क्या? यह कारण है कि पहले दौड़कर वह खुद को गति की स्थिति में लाता है, जिससे कूदना आसान हो जाता है। क्यों? मान लीजिए आप नॉर्मल कूदेंगे, यहाँ तक कूद गए, लेकिन आप गति के साथ कूदेंगे तो आपके अंदर गति है और आपने जंप किया, तो ये गति के साथ ये जो कूद रहे हो आप, इसमें भी गति मिलेगी और आप ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। ये सब इनर्शिया का खेल है और आपको अब समझ में आना चाहिए इनर्शिया किस तरीके से हमारे लिए मददगार होता है। जब एक चलती हुई कार अचानक रुकती है तो यात्री संचालन के जड़ता के कारण आगे की ओर झटका खाता है। मैंने आपको भी समझाया कि जो कोई अचानक से रुकेगी तो जो मोशन का इनर्शिया है, गति का इनर्शिया, उसकी वजह से वो झटका खाता है, क्योंकि जो शरीर का जो निचला हिस्सा है, देखिए जड़ता की संपत्ति शरीर के द्रव्यमान के कारण होती है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा शरीर की जड़ता उतनी अधिक होती है। तो न्यूटन का पहला गति का नियम हमने बल की परिभाषा की गुणात्मक तरीके से देता है, अर्थात बल वह कारण है जो शरीर को विश्राम अवस्था या समान गति की अवस्था में बदल सकता है। अब इससे क्या समझना चाहिए? जो ये बल है, अब इस बल की वजह से जो व्यक्ति रेस्ट पे है या जो मोशन में है, यानी विश्राम में है या गति में है, इनमें परिवर्तन आता है। ये जो विश्राम वाला है ये मोशन में आ जाएगा और जो मोशन वाला है ये शायद ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कम हो सकता है या फिर विश्राम में हो सकता है, यानी मंद हो सकता है, तेज हो सकता है या फिर विश्राम स्थिति में आ सकता है। तो बल क्या करता है? बल हमारे जो शरीर है उसके प्रवृत्ति में, जो उसकी अवस्था है, जो उसका स्टेट है, उसमें बदलाव करता है। यानी विश्राम से उसको चाल में बदल सकता है या फिर चाल को विश्राम अवस्था में, या उसकी चाल को तेज कर सकता है या फिर मंदी कर सकता है। तो अब हम यहाँ से समझते हैं, किसी शरीर के संवेग का परिवर्तन दर सीधे तौर पर उसके लागू बल की समानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it. यानी जो आप बल लगा रहे हो वो सीधा किसके समान होता है, समानुपात किसके होता है? जो उसके मोमेंटम में बदलाव है। और मोमेंटम क्या होता है? mv, यानी जो बदलाव उस समय में हुआ, जिस समय पर उसका बल हुआ, यह उसके समानुपात होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मास कांस्टेंट होता है तो dv/dt, तो v को अगर आप t से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? ma। और आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट हटाता हूँ तो यहाँ पर एक मैं कांस्टेंट लेके आऊँगा kma। तो यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो फोर्स की परिभाषा क्या होगी? फोर्स जो है वो किसका गुणा है? मास द्रव्यमान का और एक्सेलरेशन का
यानी त्वरण का, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको करेक्ट करिए, ये ई नहीं ये एफ है, एफ। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बल की मात्रा को निकालने के लिए शरीर का द्रव्यमान, यानी अगर आपको बल निकालना है तो उसमें शरीर का द्रव्यमान पता होना चाहिए, उससे उत्पन्न होने वाले त्वरण, यानी द्रव्यमान पता है और त्वरण, जो बल की वजह से जो त्वरण हुआ है, जो त्वरण उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए कोई जो शरीर था आपका, कोई बॉडी थी, ये बॉडी हो गई, ये रेस्ट पे थी, तो इसका यू क्या है, 0। अब ये जो बॉडी है ये गति में आ गई और इसका जो वी है वो 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो मुझे ए निकालना है, तो ए कैसे निकलेगा, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना था, 8 माइनस 0, 8, और मान लीजिए वो समय था 2 सेकंड, 8, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या निकला, त्वरण। और द्रव्यमान हमें दे दिया जाएगा, मान लो वो 1 किलो है, तो बल कितना लगा उस पर, 4 इंटू 1, 4 न्यूटन का बल लगा। अतः गति का दूसरा नियम हमें बल का माप देता है, यानी जो दूसरा लॉ है न्यूटन का, जो न्यूटन का दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ, यानी जो दूसरा लॉ है वो हमें बल का माप देता है। बल का माप देता है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा लॉ क्या था, दूसरा लॉ, जो हमारा बल है वो समानुपात किसके होता है, जो हमारे मोमेंटम में बदलाव आता है। जब वो बल किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसके मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, तो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास तो कांस्टेंट है, मास में तो बदलाव होता ही नहीं है, तो बदलाव किस में होगा, गति में। और ये क्या हो जाता है, एम ए। अगर आप किसी भी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां पर एक वैल्यू रखते हैं कि इक्वल साइन लगाएंगे, एम ए, और यहाँ पर के को आप 1 कर दीजिए तो बल क्या आ जाएगा। ये हमारा जो न्यूटन का दूसरा सिद्धांत है वह हमारी यह वैल्यू देता है। तो पहले सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा, जड़ता के बारे में पढ़ा, रेस्ट विश्राम इनर्शिया के बारे में पढ़ा, मोशन की इनर्शिया के बारे में पढ़ा, और अब आपको हमने समझाया कि जो आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिए वो पढ़े। एग्जाम में, परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए जो आपका परीक्षार्थी जो परीक्षा लेगा आपका, वो आपको सवाल देगा कि इसमें इनर्शिया का उदाहरण बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपसे पूछ लेगा इनर्शिया का उदाहरण बताइए, तो इनमें से कोई एक उदाहरण आपको बताना होगा, या पूछ लेगा इनर्शिया क्या है, फिर 4 परिभाषा दे देगा, इनमें से आप बताइए। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा, इसे याद रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो यूनिट ऑफ फोर्स, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपको हमने पहले चैप्टर में समझाया था, न्यूटन। और न्यूटन नहीं है तो इसका मास क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, न्यूटन हो गया। और 1 न्यूटन ये हमारा एसआई सिस्टम है, न्यूटन को हम एसआई सिस्टम में रखते हैं। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी एसआई बल पर गुरुत्वाकर्षण की इकाई किलोग्राम वजन ही है, ये मैंने आपको बता दिया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 9.8 न्यूटन, ये आप याद रखेंगे।
तो यहाँ तक आपने पहला नियम समझा, दूसरा नियम समझा और हमने इसकी थोड़ा सा परिचय आपको दिया कि न्यूटन के क्या सिद्धांत थे। आने वाली क्लास में हम न्यूटन के दूसरे नियम में अभी और विस्तार से बात करेंगे, तीसरे नियम की बात करेंगे और हम और भी ज़्यादा हमारा जो मोशन है इसको समझेंगे। तब तक आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए और सवाल बनाइए जिस तरीके के आपके जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी हम अगले जो आगे के लेक्चर्स आएंगे, जो आगे की कक्षाएं रहेंगी, उसमें हम बहुत और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।